नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य इस शब्द के बारे में सभी ने सुना होगा और अधिकतर आप में से इस शब्द का मतलब भी जानते होंगे। लेकिन क्या आप सभी लोग लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं या भविष्य में करने वाले हैं? अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो क्या आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं? और अगर आप भविष्य में लक्ष्य निर्धारित करने वाले हैं तो आपका लक्ष्य क्या होने वाला है? क्या कभी आपने ये सोचा है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि आपका जो लक्ष्य है वो क्या होगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार के प्रयत्न करेंगे और कैसा आपका लक्ष्य होगा? दोस्तों, लक्ष्य का मतलब सभी को पता होगा और ये शब्द बार बार आपने सुना भी होगा। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने और उसको प्राप्त करने के बीच में एक वर्ड आता है प्रयास, एफर्ट, संघर्ष। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो लक्ष्य निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसको संघर्ष के माध्यम से आप प्राप्त करने जा रहे हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं और ये संघर्ष आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आपका कदम बढ़ाता है। इस संघर्ष को आसान बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, मार्गदर्शन की, और यही गाइडेंस देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आप संघर्षरत हो जाइए। और ये संघर्ष आपका आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी सीरीज़ में हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी। क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत हमेशा एक छोटे स्टेप से करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। 1 बाय 1 एक एक स्टेप आपके साथ चलूंगा और वो मार्गदर्शन जो आपको चाहिए आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो एक बार फिर आपका स्वागत है प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और ये ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पाठ्यक्रम है और नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पर इन्हीं पाठ्यक्रम के माध्यम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। हर एक एग्जामिनर इन्हीं पाठ्यक्रम को रिलायबल मानता है और हम उसी सोर्स को लेकर चल रहे हैं और आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाने में ये प्लेटफॉर्म आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए और अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उसको प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहिए। अगर आपको कभी भी कोई दुविधा आ जाए, कोई शंका आ जाए और अगर आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिमोटिवेशन हो रहा है, लक्ष्य का पता नहीं लग रहा है, आपको रास्तों का पता नहीं लग रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपकी हेल्प करने वाला हूं और इस इनिशिएटिव के माध्यम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 द एयर,
क्लास 7th एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 4 है दी एयर। दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक आवरण है, और ये आवरण बना हुआ, इस आवरण को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी तरह की गैसेस होती हैं। इन गैसेस की मदद से हम अपना जीवन यापन करते हैं, हमारे जीवन का ग्रोथ होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको जीवन यापन करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ब्लैंकेट है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, ये हमें मदद करता है सांस लेने में, ये हमें मदद करता है जीवन को ग्रोथ करने में, ये हमें मदद करता है यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है इस एयर का, या फिर हम ये कहें जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो वातावरण है पृथ्वी के चारों तरफ, उसका जो एक ब्लैंकेट है उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है। पृथ्वी के चारों तरफ ये जो आवरण है ये हमें हार्मफुल गैसेस से बचाता है। सूरज से निकलने वाली जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे ओजोन या पैराबैंगनी किरणें, तो ओजोन लेयर यानी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में एक परत पाई जाती है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जैसे पैराबैंगनी किरणें उनको अपने आप में अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, जिससे कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मनुष्यों को या यहाँ पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी रक्षा करता है सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से, और सुगमता प्रदान करता है यहाँ पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीवन यापन करने में। एक लिवेबल यानी रहने योग्य एटमॉस्फेयर प्रदान करता है ये जो लेयर है, एयर की जो लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ वो। इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं? तो देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, और रेस्ट ऑफ द गैसेस इन 1%। और रेस्ट ऑफ द गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर वेपर एंड अन्य गैसें। अन्य गैसों में आर्गन आ गया, हीलियम आ गया। तो नाइट्रोजन आपका है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य जो गैसें हैं वो रेस्ट 1% में आती है। पिछले चैप्टर्स में हमने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यूज़फुल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के डेवलपमेंट के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए। नाइट्रोजन जरूरी होती है पौधों के डेवलपमेंट के लिए, पौधों के ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोजन जरूरी होती है मनुष्यों में, मनुष्यों की ग्रोथ के लिए। हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारे अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं और जो प्रोटीन होता है, उनका जो कंपोजिशन है वहाँ पर पाई जाती है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन की मदद से ही प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, और एमिनो एसिड से और प्रोटीन से मिलकर हमारी जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ पर सहायक होती है नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ऑक्सीजन सभी को पता ही है, सांस लेने के लिए आवश्यक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मनुष्यों के लिए एंड एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उनका भोजन है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं। इस प्रकार से अगर नेचुरल फिनोमिना की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी के ऊपर वो सेम रहता है, अनटिल अनलेस मनुष्य अपने डेवलपमेंट के लिए प्रयुक्त हो रहे उद्योग धंधों के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित ना करें। अगर फैक्ट्रियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ना हो तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बराबर बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है, एक्सहेल करता है।
और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये एक साथ बना रहता है, इसमें कोई भी किसी की भी चीज़ की मात्रा कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर कोयला जलता है, पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन होता है, तो वहाँ से CO2 का उत्सर्जन होता है और यही CO2 की मात्रा हमारे वातावरण में जाके मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है। इसी बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारी पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है और यही एक कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए और भी अन्य कारण होते हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये भी अन्य गैसेज हैं जो कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कितनी परतें हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज फिर इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी के 13 किलोमीटर हिस्से तक, यानी 13 किलोमीटर हाइट तक अक्षोभ मंडल पाया जाता है। इसके अंदर ही, अक्षोभ मंडल के अंदर ही जो हवा है हमारे सांस लेने के लिए वो उपस्थित होती है और अन्य जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सभी घटनाएं इसी लेयर के अंदर घटित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। ये ऐसी लेयर है जो 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक हाइट पर पाई जाती है और इन कंपैरिजन ऑफ ट्रोपोस्फेयर इसके अंदर कोई भी क्लाउड्स की घटना यानी कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं डेवलप होता है, जैसे फॉग या बादल का बनना या बारिश होना। इस तरह की कोई भी घटना इस लेयर के अंदर घटित नहीं होती है। इसी लेयर के अंदर में पाई जाती है ओजोन परत, और ओजोन परत का कार्य हमें अभी आपको बताया है। ओजोन परत का कार्य है सूर्य से उत्सर्जित जितनी भी हार्मफुल गैसेज होती हैं जैसे पैराबैंगनी किरणें, उनको अवशोषित कर लेना। और यही लेयर वो काम करती है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाली ये जो किरणें हैं ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और अगर इसका ये जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी के चारों तरफ ये जो लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अगर ये लेयर्स ना उपस्थित हों तो पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले ये जो किरणें हैं इनसे जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो हमारे जीवन योग्य इस टेम्परेचर को बनाता है पृथ्वी पर, अगर ये लेयर्स नहीं होगी तो ये जो किरणें हैं, ये जो तापमान है, ये यहाँ से उड़ जाएगा, यानी उत्सर्जित पृथ्वी के ऊपर से जो तापमान है ये हट जाएगा, यानी जो आवरण है ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये इस तापमान को, इन किरणों को रोक नहीं पाएगी, इस हीट को, ऊष्मा को रोक नहीं पाएगी और हमारी जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए भी इन लेयर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बात आती है मीजोस्फेयर या मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है और मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है और मध्य मंडल में मीटियोइड्स, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा उल्कापिंड। उल्कापिंड जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इस यानी मीजोस्फेयर में आकर वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे होते हैं वो इस लेयर तक आते आते नष्ट हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, जल जाते हैं। उसके बाद में बात आती है थर्मोस्फेयर या आयन मंडल भी इसको कहते हैं। इसको आयन मंडल भी कहते हैं या आयनोस्फेयर इंग्लिश में अगर बोले तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो 80 किलोमीटर से कहाँ तक, 400 किलोमीटर तक होता है।
80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है थर्मोस्फेयर या आयन मंडल का एक्सटेंशन। और यही वो लेयर है जो पृथ्वी से एमिट होने वाली रेडियो वेव्स, पृथ्वी से एमिट होने वाली रेडियो वेव्स, उनको रिफ्लेक्ट करके वापस पृथ्वी के ऊपर भेज देती है। यानी अगर हम बात करें तो जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर में उपस्थित होते हैं। जब पृथ्वी से आने वाली जो किरणें, पृथ्वी से आने वाली जो वेव्स होती हैं वो इसमें उपस्थित सैटेलाइट्स से टकराती हैं और सैटेलाइट से टकराकर वापस या इस लेयर में उपस्थित जो आयंस होते हैं उनसे टकराते रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी के ऊपर सिग्नल्स को भेजती है। तो ये जो लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर या आयन मंडल, ये हमें संचालन में मदद करती है। हम जो मोबाइल पे बातें करते हैं, हम जो रेडियो पर गाने सुनते हैं, हम जो टीवी देखते हैं, ये सब किसके कारण संभव हो पाता है? वो सब इसी लेयर के कारण संभव हो पाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेयर आती है आपकी एग्जोस्फेयर। यहाँ पर अगर आप देखिए, ये सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए बात आती है एग्जोस्फेयर या बहिर्मंडल, बाह्य मंडल। 400 किलोमीटर से आगे इसका प्रसार है एग्जोस्फेयर का। तो ये इस प्रकार से कितनी लेयर्स हमारी हो गई? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर आयन मंडल और एग्जोस्फेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और पिछले चैप्टर्स को आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको अगली चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि आज बारिश होने वाली है या आज बहुत ज़्यादा धूप रहेगी या बहुत ज़्यादा हवा चलेगी, तो इस तरह के जो मौसम में बदलाव होते हैं, वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है क्या? वेदर। इसको क्या कहते हैं? वेदर। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आज हवा अगर चलती तो कितना अच्छा होता, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश होती तो कितना अच्छा होता है। तो इस तरह के जो घंटे यानी आवर्स के हिसाब से जो परिवर्तन होता है घटनाओं में या डे टू डे चेंजेस होता है मौसम के अंदर, उसी को हम कहते हैं वेदर। और ऑन एन एवरेज काफ़ी समय तक 3-4 महीने या फिर साल भर ऑन एन एवरेज जो वेदर की कंडीशन रहती है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। तो ये वेदर एंड क्लाइमेट आपको समझ में आ गया होगा कि वेदर डे टू डे चेंजेस होते हैं और जो क्लाइमेट होता है वो ऑन एन एवरेज साल भर या कई महीनों के एवरेज टेम्परेचर, एवरेज एक जैसे मौसम, एक जैसे वेदर को हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल का तापमान होता है, क्योंकि अगर जो टेम्परेचर है, वायुमंडल का तापमान गर्म रहेगा तो हम लोग गर्मी का अनुभव करते हैं, और वायुमंडल का तापमान अगर ठंडा रहेगा तो हम लोग ठंड का अनुभव करते हैं। ठीक है, और ये किसके कारण संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित लेयर्स के कारण, जो अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ी है। यहाँ पर एक वर्ड आया है इंसोलेशन, या हिंदी में इसको बोलें तो कहते हैं आतपन। इंसोलेशन या आतपन। अभी मैं जो चीज़ आपको समझा रहा था, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ये लेयर्स पाए जाते हैं इस तरह से, यानी पृथ्वी इन लेयर्स के से घिरी हुई है। सबसे पहले 13 किलोमीटर तक है, फिर उसके बाद पिछली स्लाइड में ये देखिए आप यहाँ पर 13 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है, उसके बाद 80 किलोमीटर तक हमारा मीजोस्फेयर है। तो ये जो लेयर्स हैं, पृथ्वी के पर पड़ने वाले जितने भी प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश होता है, इस सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी जितना भी तापमान चाहिए होता है हमारे जीवन के लिए उसको अवशोषित कर लेती है और रेस्ट तापमान को एटमॉस्फेयर में निकाल देती है।
लेकिन अगर ये लेयर्स ना हो तो ये जो तापमान पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है, ये तापमान भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये तापमान ऊष्मा के रूप में उड़ जाएगा और इसको रोकने के लिए हमारे पास कोई आवरण नहीं रहेगा अगर ये लेयर्स ना हो। तो पृथ्वी पर उपस्थित इसी तापमान को, जो पृथ्वी के तापमान एक निश्चित तापमान को बनाए रखता है, उसी को कहते हैं इंसोलेशन या आतपन। इंसोलेशन या आतपन। यहाँ पर आप देखिए, तापमान को नापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ होता है, और रेन गेज यानी कितनी बारिश हुई है उसको नापने के लिए रेन गेज का यूज़ होता है। बारिश को नापने के लिए, रेनफॉल को नापने के लिए रेन गेज का यूज़ होता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ होता है। उसी प्रकार से हवा की दिशा को बताने के लिए विंड वेन का यूज़ होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर पाया जाता है, और इसी एटमॉस्फेयर के कारण हमारी पृथ्वी पर हर तरफ एक प्रेशर बना रहता है, और इस प्रेशर को ही हम कहते हैं एयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। वायु हमारे शरीर पर भी एक उच्च दाब लगाती है, यानी ये जो प्रेशर, एयर प्रेशर है, वो क्या करती है हमारे शरीर के, क्योंकि हम भी इसी पृथ्वी पर उपस्थित हैं, तो इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक चीज़ पर एक वायुमंडलीय दाब लगता है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, उसके ऊपर भी एक वायुमंडलीय दाब लगता है। लेकिन हमारे बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता वायुमंडलीय दाब का। उसका रीज़न ये है कि ये जो दाब है जो हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है, इसका जो नेट वैल्यू है वो क्या होता है? ज़ीरो। वो ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में लगने वाले इस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसका नेट वॉल्यूम हो जाता है ज़ीरो, यानी इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और चारों तरफ से ये प्रेशर एक साथ ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रेशराइज होता है। और जब चारों तरफ से कोई प्रेशर लगेगा या लगने का प्रयास करता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसका जो नेट कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो। यानी हम अनुभव नहीं कर पाते उस प्रेशर का। ठीक है, तो यह होता है आपका एयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब या वायु दाब। उसी प्रकार से बात करते हैं क्या? पवन की, यानी विंड क्या होता है? ये देखिए, विंड, पवन क्या होता है? देखिए, हमारी पृथ्वी के ऊपर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। जहाँ पर, इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए, जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, यानी जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जहाँ पर हवा ठंडी होती है, तो वहाँ पर इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर हवा ठंडी होती है, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी वहाँ पर हाई प्रेशर, जब भी हवा गर्म होती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। जब भी हवा गर्म होती है, हवा गर्म होकर क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है। तो वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। और जब हवा ठंडी होती है तो हवा ठंडी होकर नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। हवा गर्म होकर, हवा की दो क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है। जब हवा गर्म होती है तो वो गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जब हवा ठंडी होती है तो वो क्या करती है? नीचे की तरफ सिंक करती है, यानी पृथ्वी की तरफ सिंक करती है, तो वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, निम्न दाब कैसे क्रिएट होता है और उच्च दाब कैसे क्रिएट होता है। अब बात करते हैं विंड की। अब आपको ये विंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। हवा, देखिए, जब अब मान लीजिए यहाँ पर हवा गर्म है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, या सूर्य की किरणें मान लो जैसे 0 डिग्री, यानी जो हमारी इक्वेटर होती है वहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पर हमेशा उच्च तापमान या हाई टेम्परेचर बना रहता है। तो जब वहाँ पर उच्च तापमान बना रहेगा, हाई टेम्परेचर होगा,
तो वहाँ की हवा जो है वो गर्म हो जाएगी और वहाँ की हवा गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। तो जब हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पर कैसा टेम्परेचर बन जाएगा, तो यहाँ पर निम्न दाब का टेम्परेचर बन जाएगा या लो प्रेशर बन जाएगा। तो जब यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, अब आप सोचिए यहाँ की हवा तो गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो आसपास की जो हवा होती है, आसपास की जो एयर होती है, वो इस क्षेत्र को भरने के लिए यानी निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए इसकी तरफ प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से निर्माण होता है किनका, पवनों का या विंड की हम बात करें तो ये आपको समझ में आ गया होगा निम्न दाब क्षेत्र क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र क्या होता है और पवनों का निर्माण कैसे होता है, पवन कैसे चलती है। उसके बाद देखिए पवन कितने प्रकार की होती हैं, पवन 3 प्रकार की होती हैं। यहां पर देखिए आप, सबसे पहले बात आती है परमानेंट पवन या स्थायी पवने। देखिए व्यापारिक या पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ये हमेशा लगातार चलते रहेंगे। कौन सी, परमानेंट विंड्स या स्थायी पवने। ये कहाँ चलती हैं, देखिए ये यहाँ पर द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, इनको आप देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्टर्लीज और ये है आपका वेस्टर्लीज। ठीक उसी प्रकार ये सदर्न हेमिस्फेयर है या दक्षिणी गोलार्ध, इसको अगर बात करें तो यहाँ पर भी है वेस्टर्लीज और यहाँ पर भी है ईस्टर्लीज। तो इनको कहते हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने। और ये व्यापारिक पवने साल भर कंटिन्यू एक ही दिशा में चलती रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं सीजनल विंड्स या फिर मौसमी पवने। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न या अलग अलग ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे गर्मी में इनकी दिशा अलग होगी, सर्दी में इनकी दिशा अलग होगी। तो इस प्रकार की पवनें कौन सी होती हैं, इस प्रकार की पवनें इंडिया में जो एंटर करती हैं, साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उनको कहते हैं सीजनल विंड्स है। ये वाली देखिए साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। उसके बाद बात करते हैं लोकल विंड्स या हिंदी में अगर कहें तो स्थानीय पवनें। देखिए इनको याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन यहाँ से। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। तो अब बात करते हैं, देखिए लोकल विंड्स या स्थायी पवनें। ये पवनें किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में और पर्टिकुलर टाइम में चलती हैं। जैसे गर्मी के समय में उत्तर भारत में लू चलती है, इसको कहते हैं लू। उत्तर भारत में शुष्क हवा चलती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब स्टेट्स में उत्तर भारत में गर्मी के समय में शुष्क पवन चलती हैं और इनको कहते हैं लू। तो ये जो 3 प्रकार की पवनें हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें, इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा आती रहती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं आपका आर्द्रता किसको कहते हैं, ठीक है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, सॉरी, आर्द्रता किसको कहते हैं। व्हेन वाटर एवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर, यानी जो हमारी तालाब होते हैं, समंदर होते हैं, नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, गर्मी के समय में वहाँ से जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और जो हमारा मौसम होता है वो जब ठंडा होता है तो ये क्या बनाता है, बादल का क्रिएशन होता है वहाँ पर। यानी गर्मी के समय में भाप बनकर पानी ऊपर उठ जाता है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है। तो वायुमंडल में उपस्थित इसी मॉइस्चर को या इन्हीं वाटर वेपर्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी मौसम यानी हवा में उपस्थित नमी की मात्रा, इसी को हम कहते हैं क्या, ह्यूमिडिटी, या हिंदी में अगर बात करें तो कहते हैं आर्द्रता।
या फिर अगर आप इसको ऐसे बोलें कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया ह्यूमिडिटी। उसके बाद आप बात करिए, देखिए यहाँ पर साइक्लोन रेनफॉल कैसे होता है। यानी जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों एक साथ, गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों एक साथ टकराती हैं, तो आपको पता ही है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे डिप करती है। तो दोनों जब ये इनका मेल होता है, दोनों जब मिलती हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होता है? यहाँ पर निर्माण होता है चक्रवात का। और चूंकि इन पवनों में या इन विंड्स में नमी की मात्रा होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। चक्रवाती रेनफॉल इसको बोलते हैं, साइक्लोन रेनफॉल। ठीक उसी प्रकार से पर्वत के ढाल के साथ साथ जब वायु या पर्वत के ढाल के साथ साथ जब नमी युक्त हवा पर्वत के ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने पर वो संघनित हो जाती है और संघनित होने के बाद वहीं पर अपना जो उसमें उपस्थित जितने भी पानी की मात्रा होती है उनको बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरा देती है। इसको कहते हैं मॉइस्ट एयर या रिलीफ रेनफॉल। उसके बाद में बात करते हैं जैसे वार्म एयर, यानी ठंडी गर्म हवा वाटर वेपर्स को लेकर ऊपर उठती है। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, तो जब उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है? क्लाउड्स का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। और जब ये ऊपर उठती है तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? ये संघनित हो जाती है। तो जो बारिश की बूंदें यानी पानी की जो बूंदें होती हैं वो बारिश के रूप में वहीं पर नीचे गिर जाती हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 तरह से बारिश होती है उसका डिस्कशन किया है। एक तो चक्रवात किस तरह से बारिश का होती है, चक्रवाती बारिश कैसे होती है, ठीक है, पर्वतों के ढाल के साथ साथ बारिश कैसे होती है। और दूसरा ये जो बारिश होती है ओशंस में आपको देखने को मिलेगी, समंदर में इस तरह की बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो 3 तरह से बारिश होती है, साइक्लोन रेनफॉल एंड पर्वतीय ढाल के साथ साथ जो रेनफॉल्स होती है वो, और दूसरा सीधे जो गर्म हवाएं होती हैं, यानी ओशंस में या समंदर में जो बारिश होती है वहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, अपने साथ साथ उनमें उपस्थित जितनी भी पानी की बूंदें होती हैं वो ऊपर उठ के हाइट के साथ साथ जब ऊपर जाती हैं तो वो संघनित हो जाती हैं, और संघनित होने के बाद जब वो भारी हो जाती हैं तो वो बारिश के रूप में वहीं समंदर में नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरह की 3 तरह से बारिश होती हैं, समंदर के अंदर, पहाड़ के ढाल के साथ साथ, और दूसरा चक्रवाती बारिश। तो ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, ये आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसको आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको यानी वीडियो आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं जो नीडफुल हैं, जिनको ज़रूरत है बेसिक से तैयारी करने की, यानी जो अपना लक्ष्य बना चुका है और उसको तैयारी स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन शुरू करनी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़े और कहाँ से शुरुआत करे, तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्कल में, आपके चाहने वाले, आपके यार दोस्त, उनके साथ में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी शुरू कर सके, अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके और उसकी तरफ एक निश्चित कदम बढ़ा सके। इस चैप्टर पे बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन ये रेज है, यहाँ पे एक्चुअली ये कट गया। तो सन रेज से यानी हार्मफुल सन रेज से हमारी पृथ्वी को कौन सी गैसेज प्रोटेक्ट करती है? बताइए कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है? ओके, इसमें बोल रहा है कि सूर्य से निकलने वाली गैसेस से हमें क्या प्रोटेक्ट करता है? तो वो ओजोन लेयर है। और ये ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, कौन सी है बताइए? जहाँ पर सभी परिघटनाएं होती हैं, वहाँ पर क्लाउड होता है, बारिश होती है, फॉग होता है, ऐसी कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, जिसमें क्लाउड्स बनता ही नहीं है, वो कौन सी है? देखिए ट्रोपोस्फेयर में तो क्लाउड्स होते हैं, रेन्स होती हैं, फॉग होता है,
बट स्ट्रेटोस्फेयर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए जो हवाई जहाज़ हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं? हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उड़ते हैं हवाई जहाज़। नेक्स्ट, एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर्स क्या होता है? इंक्रीज, प्रेशर बढ़ता जाता है हाइट के साथ साथ। व्हेन precipitation comes down on the earth in the liquid form तो वो क्या कहलाता है? रेन। चलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लीजिए। ट्रेड विंड्स बताइए, सीजनल विंड होती है? नहीं, सीजनल विंड्स तो मॉनसून विंड्स होती हैं। और उसके बाद में आप बात कीजिए लू किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा? ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप बात कीजिए लू क्या होता है? लू होता है आपका लोकल विंड्स, ठीक है, लोकल विंड्स होता है लू। और फिर बच गया आपका विंड, इनकमिंग सोलर एनर्जी नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ये क्या होता है? इसके साथ में मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमने कवर कर लिया है। और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को, मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आज के इस लेक्चर में इतना ही है, तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और नए इनिशिएटिव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।